विद्यार्थी मित्रों, लेसन 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली। इसके लेखक है हरिवंश राय, बच्चन जी। जिनका जन्म सन 1907 में और निधन 2003 में हुआ था। यह इसका साहित्य प्रकार है आत्मकथांश है यह, और यह आत्मकथांश क्या भूलूं क्या याद करूं में से लिया गया है। और इसके बाद इसके अगले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से बच्चन जी ने अपने बुखार यानी कि अपनी बीमारी को अपने शरीर के अंदर हावी नहीं होने दिया था। बड़े बुखार में भी किस तरह से उन्होंने अपना काम चालू किया, रात की ट्यूशन भी चालू रखी थी। और उसके बाद हम देखेंगे यह बुखार मामूली न था। इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर कर रहा था और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझको दे गया था। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था, उनकी आमदनी की मुझे जरूरत थी। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी, कर्ज सिर पर चढ़े थे। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गई। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना न होता, दिन भर स्कूल में भी पढ़ाना पड़ता था। बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं और शाम को 101 102 के बीच। कमजोरी दिन दिन बढ़ती हुई, कभी कभी धीमी खांसी, दवा शौकिया दवा बाट एक हेमियोपैथ कर रहा था। कभी कभी सोचता क्या मुझे तपेदिक हो गया हो तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते के बाहर है। यहाँ पर लेखक क्या सोच रहे हैं और वो क्या कहना चाहते हैं कि मेरी बीमारी यानी कि उन्हें जो बुखार था वो के किस तरह से बढ़ता चला गया और स्कूल बंद था और ट्यूशनों पर वो जाते थे और उसकी आमदनी की उन्हें बहुत ज़रूरत थी। ट्यूशन के अंदर से जो पैसे आते थे उससे ही उनका घर चलता था और वो जो किताबें लिखते थे उनकी बिक्री यानी कि किताबों की बिक्री भी ठीक तरह से नहीं होती थी, क्योंकि किताबों की बिक्री भी यहाँ पर अनियमित थी। कर्ज उनके सिर पर चढ़ा जा रहा था और बुखार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था और दिन ब दिन इतना बढ़ता गया कि स्कूल भी खुल गए और स्कूल पर ही जाना नहीं, रात के ट्यूशन पे जाना पड़ता था उन्हें। और उन्हें धीमी खांसी और उन्हें होम्योपैथी इलाज भी उन्होंने चालू कर दिया था और वो खुद ही सोचते थे कि क्या मुझे कौन सी बीमारी तो कोई नहीं हो गई है ना, हो गया हो तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते के बाहर है, उसमें पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं इसलिए कि वह अपने बूते के बाहर है। क्या उस समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ। अपने आप से ही ये सारे विचार कर रहे हैं और अपने आप से ही वो जवाब दे रहे हैं कि क्या मेरी जीवा पर किसी सरस्वती तो नहीं बैठी कि जैसे मैंने जो कहा वो सच हो गया हो कि श्यामा की बीमारी मैंने ले ली। कि उसी तरह कि क्या ऐसा तो नहीं हुआ ना कि मैंने जो कहा वो सच हो गया हो कि बेटी हो तो कितना अच्छा है। क्या मैं बीमार हूँ इसीलिए श्यामा स्वस्थ है, जिसने पहले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्त नहीं जानी है, पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। बच्चन जी इतने बीमार हो रहे थे, वो देख रहे थे श्यामा की किस तरह से उन्हें इस तरह से बुखार है। वो बुखार में भी रात के ट्यूशन पर भी जाते थे, किताब नियमित लिखते थे, वो किताबों की बिक्री भी नियमित नहीं होती थी और उसी तरह से उनका गुजरान घर के अंदर चल रहा था। वो पैसे आते थे ट्यूशनों से और किताबों की बिक्री से। तो वो ये सारा सब कुछ श्यामा देख रही थी और वही वो उसके मन के अंदर वो सोचती थी कि किस तरह से ये सब कुछ भीतर ही भीतर ये उनकी बीमारी उन्हें खाए जाती थी। उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था। श्यामा ने अपनी इच्छा बल से अपने को स्वस्थ कर लिया था कि वह कभी मेरी चिंता न बन पाए। इसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था, क्योंकि सारे काम वह खुद ही अपने आप कर लेते थे। सामान्य रूप से ही किसी को भी पता न चले कि वो कितने बीमार है, कि क्या
आपके अंदर क्या बीमारी है, वो सामान्य रूप से ही सारे काम किए करते थे। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले दुबले हो जाते हैं। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर बी के मुखर्जी से अपनी परीक्षा करवाऊं, यानी कि डॉक्टर बी के मुखर्जी बहुत ही जाने माने डॉक्टर है, उनसे मैं अपना इलाज करवाऊं। मैंने टाल मटोल की तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, यानी कि वो बात में माननी ही पड़ी। मैं जब तक उनके यानी कि डॉक्टर को दिखलाऊंगा नहीं तो वह खाना नहीं खाएगी। ब्रह्मास्त्र छोड़ा है श्यामा ने तो वह मानना तो पड़ेगा ही। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया, नुस्खा यानी कि दवाइयाँ डॉक्टर साहब ने लिख दी और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह से आराम करने को कहा। नुस्खा उन्हें मुझे मौत का परवाना लगा। क्या मेरी विदाई का समय आ गया? अपने आप ही विचार करते हैं बच्चन जी कि ये नुस्खा तो मुझे अपनी मौत का परवानगी लगी कि किस तरह से ये सब कुछ क्या हो गया, कि क्या मेरी विदाई का समय आ गया है? क्या इतने ही दिन में यहाँ पर आया था? क्या इतना ही गाने गुनगुनाने, इतना ही श्रम संघर्ष करने आया था, इतने दुख संकट उठाने के लिए आया था? ये सारी बातें वह सोचते हैं। स्वागत के साथ विदा की होती देखी, तैयारी बंद लगी होने, खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला, यह मधुशाला की एक पंक्ति है कि मुझे मेरी स्वागत के साथ तैयारी की होती विदा की। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं ही कर दी थी? ये अपने आप ही विचार करते हैं, अपने आप से ही सवाल करते हैं और अपने आप से ही जवाब दे रहे हैं कि मैंने अपनी भविष्यवाणी अपने आप से ही कर ली थी क्या? सबसे मर्मवेदी प्रश्न था, क्या श्यामा के भाग्य में वैवेद्य भी लिखा है? श्यामा मेरे मरने के बाद श्यामा क्या विधवा हो जाएगी? ये अपने आप ही सवाल करते हैं। मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा, कठिन लगा मरने के पहले जीना। यहाँ पर बच्चन जी क्या कहते हैं कि मुझे मरने से कोई डर नहीं था, पर मुझे डर था केवल मरने से पहले जीना। क्यों? क्योंकि उनके सिर पर बहुत सारा कर्ज था, घर का किस तरह से घर के अंदर पैसे लाना था, ये सारी उनके अंदर दिमाग के अंदर यही बातें चल रही थी। और वो दवा जो करवाते थे वो दवा के पैसे भी ज्यादा थे, ये बात को उनका डर था। पूरे आराम के अर्थ होंगे, ट्यूशन भी छोड़ दूं, स्कूल से छुट्टी ले लूं, ज्यादा लूं तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूँ। फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकती, कल उनकी बदली हो सकती है, तब वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे। महंगी महंगी दवाई कहाँ से आएगी? किताबों से आमदनी अनियमित और अनिश्चित होती है, कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो वह कांप उठी, पर तुरंत ही संभल गई, दृढ़ भी हो गई, जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना मैं सहन नहीं कर सकूंगा। यहाँ पर वह डॉक्टर बी के मुखर्जी के पास जाकर आए। डॉक्टर बी के मुखर्जी ने क्या कहा कि पूरी तरह से आपको आराम करना पड़ेगा। तो लेखक क्या सोच रहे हैं कि पूरी तरह से आराम करने का मतलब क्या है? कि स्कूल बंद कर दूं, ट्यूशन पर जाना बंद कर दूं। तो कि ट्यूशन पर जाना बंद कर दूं, स्कूल जाना बंद कर दूं, तो बगैर तनख्वाह के स्कूल ट्यूशन में जाना बंद, तो कि उसके बगैर घर के अंदर पैसे कहाँ से आएंगे? और कि इतने बड़े बड़े इलाज में करवा रहा हूँ तो उसके पैसे कहाँ से आएंगे? कि अनियमित और कि किताबों की बिक्री भी अनियमित है और अनिश्चित और अनियमित है, तो उससे कि घर का कर्ज मैं किस तरह से निभा पाऊंगा? और श्यामा ने बीमारी सुनी उनकी तो वो भी कांप उठी कि किस तरह से वो भी सहन कर पाएगी कि मेरी बीमारी का अब मुझे क्या करना है। इसके आगे हम अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। थैंक यू।